हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अगले दिन जब सुबह नीरज आया तो न तो उसने पिंकी को लेकर मुझसे कुछ सवाल जवाब ही किया और न ही मुझसे झगड़ा। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि शायद उस हादसे ने नीरज को बदल दिया है और फिर पिंकी में मुझे मेरी ममता का सहारा नजर आया। मैं अब उसे अपनी बेटी ही मानने लगी थी। समय बढ़ता रहा और इस बीच सुलभा के कहने पर मैंने महिला वर्ष में हाई स्कूल का फॉर्म भी भर दिया। देखते देखते हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट, मेरे साथ ही साथ मैंने पिंकी का दाखिला भी पास के एक स्कूल में करवा दिया था, तो वो भी अब पढ़ने लगी थी। समय गुजरता रहा और गुजरते समय के साथ नीरज की आदतें भी मुझे सही लगने लगी। अब न तो वो कोई औरत घर पर लेकर आता था और न ही मुझसे मारपीट करता था। हाँ, दारू वो रोज़ पीता था और मेरे साथ हम बिस्तर भी वो रोज़ होता था। फिर चाहे मैं बुखार से तप रही हूँ या फिर मेरा महीना हो रहा हो, मगर इन सब के बावजूद भी मैं बहुत खुश थी। मेरा पति अब सुधर गया है, वो अब इंसान बन गया है, पर मैं गलत थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो नवदुर्गा के दिन थे। सुलभा की भाभी ने जगराते का आयोजन किया था। उस दिन सप्तमी का दिन था और मैं वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे तो मुझे और पिंकी दोनों को वहां जाना था, पर उसी दिन दोपहर को 14 साल की पिंकी को महीना आने लगा और मुझे वहां अकेले ही जाना पड़ा। मैं जाते समय बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि एक तो नवदुर्गा के दिनों में नीरज दारू नहीं पीता था और वह पिंकी को अपनी बेटी की तरह ही उसकी देखभाल और लाड़ प्यार करता था। उस दिन वो काम पर से जल्दी भी आ गया। मैंने बाप बेटी दोनों का खाना बना दिया था और फिर मैं पिंकी को कुछ बातें समझाकर और अपना व अपने बापू का ख्याल रखना कहकर सुलभा के साथ उसकी भाभी के घर जगराते में चली गई। सारी रात वहाँ माता के गीतों में मगन रही। सचमुच बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैंने तो सुलभा की भाभी से यह भी कह दिया था कि मैं अगले नवरात्रों में अपने घर भी जगराता करवाऊंगी। मैंने जगराते करने वाली उस मंडली से भी बात कर ली थी। माता की भक्ति में पूरी रात कब बीती मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, इस बीच पिंकी और नीरज की खैर खबर जानने के लिए मैंने ज़रूर 1-2 बार नीरज को फ़ोन किया था, पर नीरज या पिंकी दोनों में से किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। सुबह तड़के ही मैं अपने घर की ओर चल दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। उसके बाद मैंने दरवाजे को बहुत तेज़ी से पीटा और लगातार पीटती रही। इस बीच मैंने नीरज को कई बार फ़ोन भी मिलाया, पर उसने उठाया नहीं। हालांकि फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे घर के अंदर से ही आ रही थी। फिर मैं ये सोचकर कि शायद दोनों ही गहरी नींद में हैं, मैं दरवाजे पर ही चुपचाप बैठ गई। उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद नीरज ने दरवाज़ा खोला और मैं घर के अंदर गई। घर के अंदर से मुझे एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैं नीरज से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मेरी नज़र बिस्तर पर चादरें में लिपट कर लेटी हुई पिंकी पर पड़ी। मैंने देखा कि उसका चादरा पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये उसके महीने की वजह से है। मुझे पिंकी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। मैं बड़बड़ाती हुई और नीरज से छुपाती हुई सी उसके पास पहुंची। फिर जब मैंने पिंकी को हिला डुलाकर उठाना चाहा तो उसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। फिर जब मैंने उसकी चादर हटाई तो वो नंगी लेटी हुई थी। उसके बदन पर जगह जगह खरोचों और खून के सिवा कुछ भी नहीं था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि तभी मेरी नज़र फर्श पर अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर बैठे हुए नीरज पर पड़ी। अब मैं नीरज की तरफ मुड़ी। मैं उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो दहाड़े मार कर रोने लगा और बोला कि उससे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नीरज की बात सुनकर मानो मेरे अंदर रणचंडी देवी आ गई। मेरी नसों में खून बहुत ही तेजी से दौड़ने लगा। इसके बाद जो हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो फर्श पर खून से सना हुआ हंसिया पड़ा था और नीरज की कटी हुई गर्दन खून से भरी हुई मेरे सामने थी। वो दम तोड़ चुका था। न जाने कैसे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर भीड़ जमा हो गई और फिर कुछ पुलिस वाले मेरे घर के अंदर आ गए। फिर एक महिला पुलिस ने मुझे मेरा बाजू पकड़कर फर्श पर से उठाया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। जाते जाते मुझे एहसास हुआ कि मेरे चेहरे पर कुछ गीला, कुछ सूखा सा लगा हुआ है।
तब तक उस भीड़ में से मेरी एक पहचान की औरत ने कहा कि हत्यारिन अपने चेहरे से ये खून तो पोंछ ले। तब मुझे मालूम हुआ कि वो गीला सूखा सा कुछ और नहीं बल्कि नीरज नहीं उस भेड़िए उस दरिंदे का खून था। मेरी जिंदगी अचानक से ऐसा मोड़ ले लेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बदवाह सी उन पुलिस वालों के साथ पहले थाने, फिर पेशी और फिर कब जेल आ गई पता भी नहीं चला। जेल में भी मुझे मेरी बर्बाद जिंदगी पर रोने का कोई मौका नहीं दिया गया। वहाँ की राजनीति की चक्की में पिसकर मेरा इस दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया। मैंने वहाँ अपना रहा सहा भोलापन भी खो दिया। हर तरह के जुल्म सितम सहती कब मैं वहाँ की कुछ औरतों के साथ चरस का नशा करने लग गई मुझे नहीं पता। मैं वहाँ की राजनीति में रमने लगी थी, पर फिर वहाँ वो हुआ जिसके लिए मैं उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अपनी असमत के बचाव के लिए वहीं की एक रोबीली औरत कांतेश्वरी से मिली जिसका सिक्का उस जेल में खूब चलता था। फिर जब मैंने उसे बताया कि आज रात मेरा नंबर है उस रंगीन मिजाज जेलर के पास जाने का, पर मैं किसी भी कीमत पर यह काम नहीं कर सकती, तो उसने मुझसे पैसे की मांग की। जिस पर मैंने उसे पैसे न होने की बात कही तो वो ठहाका मार कर हंसी और फिर उसने मेरे पेट में एक लात मार दी। मैं बिलबिला कर रह गई। उसके बाद मैंने उसके आगे बहुत हाथ पांव जोड़े पर वो नहीं मानी। तब मुझे देखकर उसी की एक सहयोगी श्यामा को शायद मुझ पर दया आ गई और फिर उसने मुझे अपने पास बुलाकर चुपके से कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर किसी का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि वो एक वकील का नंबर था। फिर उसी औरत की मदद से मैंने उस वकील को फ़ोन किया और फिर जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इस जेल में कभी किसी को किसी पर दया नहीं आ सकती। उस वकील की बात पर मैं राज़ी हो गई और जिसका नतीजा यह निकला कि न तो मुझे उन 6 महीनों में किसी मर्द का बिस्तर गर्म करना पड़ा और न ही कोई और जाति सहनी पड़ी और फिर 6 महीने के भीतर ही उस वकील ने मुझे जमानत भी दिलवा दी। मैं घर वापस आ चुकी थी। मेरी वापसी मेरे मोहल्ले पड़ोस वालों के साथ ही मेरी माँ को भी पसंद नहीं आई। मेरी ज़िंदगी अब जेल से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, पर मुझे अब इस सबसे फ़र्क पड़ना बंद हो चुका था। फिर एक दिन वकील साहब मेरे घर आ धमके और अपने साथ लाई हुई उनकी दारू की बोतल को देखकर मैं उनका इरादा भांप गई, मगर मैं मजबूर थी क्योंकि उस दलदल से निकलकर इस नाली में गिरने की बात मैंने स्वयं ही तो स्वीकारी थी। समय अपनी गति से चल रहा था और मैं जैसे अपनी गति भुला ही बैठी थी। फिर एक दिन सुलभा मुझसे मिलने आई। उसने मेरी स्थिति देखकर अपना काम मेरे साथ बांटा क्योंकि अब मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अब वो जो कपड़े सिलती थी उसमें तुरपाई और काज बटन का काम उसने मुझे सौंप दिया। जिंदगी जैसे तैसे कटने लगी। मेरे केस की तारीख भी बीच बीच में पड़ती रहती थी। उसके साथ ही सुलभा के कहने पर ही मैंने बीए का प्राइवेट फॉर्म भी भर दिया। सच सुलभा जैसे लोगों की वजह से ही आज धरती पर इंसानियत जिंदा है। वकील साहब अपनी फीस लेने अब मेरे दरवाजे पर अक्सर आने लगे थे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं करती भी क्या। और फिर एक दिन वकील साहब अपने साथ अपने 2 दोस्तों को भी मेरे घर ले आए। दूसरा मौका था जब मुझ में चंडी का स्वरूप उतर आया था। वो पर वकील साहब की किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे घर से अपनी जान बचाकर भागने में उस दिन सफल हो गए। उस घटना के बाद जब मैंने सुलभा को अपनी स्थिति के बारे में बताया तो उसने मुझे अपने एक दूर के रिश्तेदार का पता दिया जो कि एक वकील था। फिर मैं एक दिन उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। सुलभा भी मेरे साथ ही थी। उस शख्स का नाम था राजीव अग्रवाल। वो देखने में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह था। मैं तो पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गई। वो बातचीत से बहुत ही सज्जन था। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे रिहा कराने का आश्वासन दिया। उसने मुझसे फीस धीरे धीरे चुकाने की बात कही और सुलभा के कहने पर उसने मेरी हालत पर तरस खाकर मेरी आधी फीस माफ़ भी कर दी। अब तो मुझे हमेशा तारीख का इंतजार रहता। जो कोर्ट कचहरी मुझे नरक लगते थे अब वो ही मुझे जन्नत लगने लगे। धीरे धीरे मैं राजीव की एक झलक पाने को भी बेताब रहने लगी। मैं केस के सिलसिले में किसी न किसी बहाने उससे मिलने जाने लगी। मैं उससे सवाल करती और वो होले से मुस्कुराकर मेरे सभी सवालों का जवाब देता।
मैं उसे राजीव जी कहती थी। हर बार उसका ये नाम मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी मचा जाता था और वो मुझे बस जी कहता था। सच कहूँ तो मुझे उससे प्यार हो गया था, सच्चा वाला प्यार, मेरा पहला प्यार। अब मेरा बीए हो गया था और मेरा केस भी ख़त्म होने की कगार पर था। अब मैं डरती थी कि कहीं सचमुच मेरा केस ख़त्म हो गया तो मैं राजीव जी से कैसे मिल पाऊंगी, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी। और छुआ तो मैंने उन्हें इन 3 सालों में एक बार भी नहीं था। हाँ, ये बात और है कि सपने में मैं उनके न जाने कितनी बार गले से लग चुकी थी। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा केस ख़त्म हो गया और फैसला मेरे हक में ही आया। राजीव जी ने सेल्फ डिफेंस में मुझे बाइज्जत बरी करवा लिया, पर मैं तो जैसे ये सब भूल ही गई थी। मुझे फैसले से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा तो बस केस ख़त्म होने से। मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। घने काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। आसमान में बिजली रह रह कर कड़क रही थी और मैं उन गरजते बरसते बादलों और कड़कती हुई बिजली के बीच राजीव जी के ऑफिस जा पहुंची। और फिर मैंने रो रो कर अपने दिल का सारा हाल उन्हें सुना दिया, पर वो कुछ भी नहीं बोले। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ी रहकर उनके जवाब का इंतज़ार करती रही, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर किसी की आहट से मैं चौंक गई और वो कोई और नहीं बल्कि राजीव जी ही थे। तो क्या मैं इतनी देर से बुद्धू बन रही थी? उफ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच इतनी देर से बुद्धू ही बन रही थी। और मैं जिसे राजीव जी समझ रही थी वो तो कुर्सी पर रखा हुआ उनका कोट था, सिर्फ जिसे अंधेरे में मैं राजीव जी समझ रही थी। फिर उन्होंने जब मुझसे वहां आने का कारण पूछा तो मैं सकपका गई। फिर उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ न पूछते हुए मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए कहा। अब हम दोनों एक ही छतरी में भीगे हुए रास्ते पर रिमझिम सी बरसात में चल रहे थे। बारिश बीच बीच में तेज भी हो रही थी। फिर कुछ ही देर में मेरा घर आ गया। मैंने राजीव जी को चाय पीने के लिए अपने घर के अंदर आने के लिए कहा और वो बस मेरे एक बार कहने से ही अंदर आ गए। फिर मैंने चाय बनाई। मैं कुछ भीग चुकी थी और वो भी कुछ भीगे हुए थे। उन्होंने मुझसे पहले कपड़े बदलने के लिए कहा, पर मैंने कपड़े नहीं बदले, बल्कि आधी भीगी हुई साड़ी के साथ ही मैं चाय बनाने लगी। चाय पीकर जैसे ही वो चलने को हुए, मेरी आंखों से बहती हुई गंगा जमुना को देखकर उनके कदम ठिठक गए। और फिर जब उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह जाननी चाही तो मैं बच्चों की तरह बोल पड़ी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सच में वो मेरा बचपना ही था और मैंने भी अपना ये रूप उस दिन पहली बार ही देखा था। मेरी इस बात पर राजीव जी ने जो कहा वो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ये बात जानते हैं और उन्होंने अनगिनत बार मेरी आंखों में ये बात पढ़ी है। आखिर वो एक वकील हैं, मगर इसके बाद जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। उन्होंने कहा कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आई लाइक यू वेरी मच कजरी। बस इतना कहकर वो चले गए। उस दिन उनके जाने के बाद मैं घंटों आईने के सामने खड़ी रही। मैं खुद को निहारती रही और खुद से पूछती रही, क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर हूँ कि राजीव जी जैसा व्यक्ति मुझे पसंद करे? आईने ने मुझे जवाब में मेरी मधुर मुस्कान, हिरनी जैसी आंखें, मेरी कंचन काया और मेरा भरा हुआ खूबसूरत बदन मुझे दिखाया, जिसे देखकर मैं अगले कई दिनों तक खुद पर इतराती रही और खुद से ही शर्माती रही। मैं इंतजार करती रही कि राजीव जी आएंगे, पर वो नहीं आए। फिर वो दिन भी आया जब मेरा इंतजार खत्म हुआ। फिर उन्होंने मुझसे फ़ीस के लिए ज़्यादा परेशान होने से मना करते हुए कहा कि उन्हें फ़ीस की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हम दोनों ने साथ में चाय पी। इसके बाद ये अक्सर होने वाला सिलसिला बन गया। अब हम दोनों के बीच की बेतकलूफ़ी बढ़ती गई और फिर एक दिन हम दोनों अपनी सीमाएं भूलकर एक हो गए। हमारे बीच प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। राजीव जी को मेरे बारे में सब कुछ पता था, पर उन्हें कभी भी मेरे गुजरे हुए वक्त से कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े सच से रूबरू करवाया। हालांकि इशारों में ये बात मुझे पहले कई दफ़ा बता चुके थे, पर साफ साफ वो मुझे पहली बार ही बता रहे थे कि वो शादीशुदा हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यही कारण था कि वो आज तक मुझे पसंद करते हुए भी कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पाए थे। मगर जब मैंने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाए।
मैं अब दिन रात राजीव की सच्चाई के बारे में सोचती रही और फिर एक दिन मैंने राजीव जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का घर टूटे या किसी औरत के आंसुओं की वजह मैं बनूं। और इससे पहले कि मैं राजीव जी से इस बारे में कोई बात कर पाती, उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर चुके हैं। इस पर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये गलत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसके साथ रहते हुए तुमसे प्यार करना तो और भी ज़्यादा गलत है। और इसी तरह की अनगिनत दलीलों के सामने मैं हार गई। अब हम दोनों अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखने को लेकर बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजीव जी तलाक के पेपर बनवाने और हमारी शादी को अंजाम देने में लगे हुए थे कि उसी बीच एक दिन सुलभा मेरे पास आई। वो बहुत खुश थी और अपने साथ लड्डुओं का एक डब्बा भी लेकर आई थी, जिसकी वजह जानने के बाद मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस एक पल में ही मेरे अरमानों का महल चकनाचूर हो गया। वो मिठाई राजीव जी की पत्नी के पूरे 8 साल बाद मां बनने की खुशी की थी। तभी मुझे सुलभा ने बताया कि राजीव जी की पत्नी के बच्चे नहीं होते थे, तो अब शादी के 8 साल बाद बहुत इलाज और पूजा पाठ के बाद वो गर्भवती हुई हैं। सुलभा तो चली गई, पर वो मुझे कितनी बड़ी ऊहापोह की स्थिति में छोड़कर गई थी, यह बस मेरा दिल ही जानता था। मैं दिन भर बस इसी बारे में सोचती रही और अपना आंचल भिगोती रही। ऐसे ही मेरे न जाने कितने दिन रात गुजरे और फिर 4 दिन बाद राजीव जी आए। उन्होंने मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझसे कहा कि वो जानते हैं कि मुझे उनकी पत्नी के गर्भवती होने की बात पता चल चुकी है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से उनके फैसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि अब वो तलाक के बाद अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का खर्चा देंगे, पर वो मुझे किसी भी कीमत पर अब नहीं छोड़ सकते। वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरे बिना वो अब खुद को सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही वो मेरे दुखों की फेहरिस्त में अब अपना नाम अगले स्थान पर नहीं देख सकते। उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद मैं यह तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अब उन्हें समझाना बेमानी होगा, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बस उनके कदमों में झुक गई। मैंने उनके पाँव छुए, जिस पर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद वो पूरी रात उन्होंने मेरे साथ ही गुजारी। अगली सुबह राजीव जी के जाते ही मैंने अपनी गली के संदीप बढ़ई को बुलाया, जो कि अपने एक पैर को एक दुर्घटना में गंवा चुका था और जिस कारण कुछ साल पहले उसकी बीवी उसे छोड़कर हमारी ही गली के धोबी के साथ भाग गई थी। मैंने कई बार कई लोगों को उसे झिड़कते हुए देखा था। सब उसे हिकारत की नज़रों से देखते थे। उससे बात करने के बाद मैंने सुलभा को बुलाया और उससे सारा इंतजाम करने के लिए कहा। शाम को 4 बजे हम सब पास के ही मंदिर में थे। मैंने संदीप के साथ शादी कर ली थी। अगले दिन सुबह जब राजीव जी आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि दरवाज़ा मैंने अपने पति संदीप से खुलवाया। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आए, न ही कभी उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की। शायद इसे ही सच्चे प्रेम की मौन भाषा कहते हैं। मैं आज भी कभी सोचती हूँ, क्या होता अगर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, मेरे बलिदान को न समझते। क्या होता? क्या मैं टूट जाती? क्या मैं आत्महत्या कर लेती? नहीं, मैं ऐसा कुछ न करती। उस ऊपर वाले ने हम स्त्रियों को इतना कमज़ोर तो बनाया ही नहीं, और फिर जब इतना कुछ सहकर नहीं टूटी, तो फिर सच्ची मोहब्बत का स्वाद चखने के बाद कैसे टूट जाती। बल्कि मैं तो राजीव जी से मिलने के बाद खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी कि चलो लिखने वाले ने कुछ तो खूबसूरत लिखा। शादी के 2 साल बाद ही शक्कर की बीमारी के चलते इन्फेक्शन से संदीप की मौत हो गई। अब इस घर में बस मैं हूँ, मेरी तुरपन के कपड़े और हाँ, परास्नातक करने के कारण मेरी छोटी सी अध्यापिका की नौकरी। मेरी देह आज भी तपती है तो बस उसके इंतजार में, जिसे मैंने और जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया। सच औरत और मर्द में यही फ़र्क होता है कि मर्द कहीं भी अपनी प्यास बुझा लेता है, पर औरत सिर्फ उसके लिए ही तड़पती है जिसे वो प्यार करती है, वरना प्यासी रहकर ही मर जाती है। इसके अलावा सिर्फ दैहिक सुख के लिए औरत कभी किसी का घर नहीं तोड़ती। ये भी एक सच है, या मेरा सच है। मगर सोचती हूँ कि एक बार और शादी कर लूँ तो कम से कम इस तपती देह पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले पुरुषों का शिकार होने से तो बच जाऊंगी, वरना ये मर्द रूपी भेड़िए एक अकेली औरत को कहाँ जीने देते हैं।
मैं मानती हूँ कि औरत की देह भी तपती है, पर उसका फ़ायदा उठाना कहाँ तक ठीक है। ये तो वो ही बात हुई ना कि किसी भूखे को खाने का लालच देकर बरगलाना या फिर किसी के हालातों का पता चल जाने पर उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाना। खैर मुझे इतना भी नहीं पता है तो इतना कि आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद।